टूल है वो वेबसाइट्स की एसईओ है कि हम वेबसाइट्स को कैसे रैंक कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ थोड़ी सी चीज़ें पहले पता होनी चाहिए, वहाँ से हम अपनी बात शुरू करेंगे। ठीक है, एक वेबसाइट खुली रहने देते हैं, इसे बंद कर देते हैं। नाइस, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जब कहते हैं ना एसईओ तो हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसईओ। ठीक है ना, एसईओ का कॉन्सेप्ट क्या है, एसईओ की इंपॉर्टेंस क्या है, एसईओ हमें करनी क्यों है, किस वजह से हमें एसईओ करनी है। अगर हम गूगल का एल्गोरिदम देखें कि सर्च रिजल्ट्स को दिखाने का गूगल का अपना एल्गोरिदम है क्या, कि यानी कोई भी हम में से सर्चिंग करता है तो ऊपर क्या नज़र आता है, दूसरे नंबर पर क्या नज़र आता है, टाइप वाइज, और तीसरे नंबर पर कौन सी चीज़ हमें नज़र आती है। तो गूगल का जो एल्गोरिदम है सबसे पहले गूगल एड्स नज़र आते हैं। ठीक है, यानी अगर किसी ने गूगल के साथ एडवर्टीजमेंट की हुई है, गूगल को पे किया हुआ है कि भाई ये लो $1, $2, $3, $10 और मेरी वेबसाइट को पहले नंबर पर दिखाओ, तो सबसे ऊपर तो उसने आना है, हमेशा गूगल एड्स ने सबसे टॉप पर आना है। उसके बाद हायरार्की में जो दूसरा नंबर होता है ना, वो वेरिएबल होता है, वो सम टाइम मैप्स होता है, जो भी हमने पिछला टॉपिक पढ़ा गूगल बिजनेस प्रोफाइल। मैप होता है यानी कि वो बिजनेस आ जाता है, लेकिन वो कब आता है, वो जब किसी की सर्चिंग लोकेशन वाली हो। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि मैप पहले नंबर पर आ जाए, क्योंकि मैं लोकेशन ढूंढ रहा हूँ। जब आप लोकेशन को सर्च कर रहे हैं तो इसलिए हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल को बोलते हैं कि ये लोकल एसईओ, यानी अगर आपने लोकल मार्केटिंग करनी है ना, आपके बिजनेस एक स्पेसिफिक जगह पर है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, कराची में है, मतलब आपका बिजनेस एक स्पेशल लोकेलिटी में है, तो हम ये कहते हैं कि भाई लोकल मार्केटिंग करनी है तो सबसे अच्छा जो टूल है वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। क्या गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर आएँ, अपने बिजनेस को लेकर आएँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, उसके बाद आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन करें, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर आप रैंक करते हो अमंग फर्स्ट 3 पोजीशन, और आपको पता है कि जब भी हम गूगल बिजनेस खोलते हैं तो उसमें 3 पोजीशन ही आती हैं, यानी अगर मैं लिखूँगा ना बेस्ट पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट नियर मी अपने मोबाइल पर, तो सबसे ऊपर लिखा हुआ आएगा प्लेसेस, और उसमें 3 लोकेशंस आ रही होंगी, उसमें 3 बिजनेस आ रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टोटल 3 है, बिजनेसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें नज़र सिर्फ 3 आ रहे हैं, बाकी के मोर प्लेसेस में नज़र आएंगे। लेकिन कोई भी इसके बाद मोर प्लेसेस में नहीं जाएगा, बल्कि वो यही समझेगा कि ये जो 3 नज़र आ रहे हैं यही 3 बेहतर हैं, क्योंकि उन तीनों ने ऑप्टिमाइजेशन की हुई है या नेचुरली उनकी ऑप्टिमाइजेशन हुई है कि भाई वो रैंक करने लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसे हमें टॉप पे लाना है। तीसरी जो चीज़ है वो है वेबसाइट की एसईओ, यानी अगर हमने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया हुआ है कीवर्ड के अगेंस्ट, तो फिर तीसरे नंबर पर हमें वो वेबसाइट नज़र आएंगी जो रैंक हो रही हैं, जो रैंक हो रही हैं। जो रैंक नहीं हो रही वो नहीं आएंगी, जो वेबसाइट हैं मगर रैंक नहीं हो रही वो बिल्कुल नहीं आएंगी। वेबसाइट हैं गुमी होंगी कहीं पर, वो कभी भी नज़र नहीं आएंगी विदाउट यूजिंग यूआरएल। हाँ, अगर किसी को उस वेबसाइट का नाम पता होगा, जैसे मैं लिखूँ ना पीक सोल्यूशन, तो पीक सोल्यूशन की साइट आ जाएगी, लेकिन अगर मैं लिखूँ बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर तो नहीं आएगी, मैं लिखूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर नहीं आएगी, क्योंकि इन कीवर्ड के अगेंस्ट उसकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी। आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रैंक सिर्फ वो करेगा जिसकी ऑप्टिमाइजेशन हुई होगी। ठीक है, अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं कि एसईओ वर्सेस एसईएम, ये 2 टर्म मैंने यूज की। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका मतलब है जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और दूसरे का क्या मतलब है, सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, अच्छा ऑप्टिमाइजेशन क्या है, एसईओ है जो इसी में बात कर रहा हूँ, जो हमारा मॉड्यूल है। दूसरी चीज़ है सर्च इंजन मार्केटिंग। अब सर्च इंजन मार्केटिंग ऊपर है, एसईओ नीचे है, ये बताया मैंने आपको, क्योंकि भाई गूगल को पैसे दे रहे हो तो जो बंदा गूगल को पैसे दे रहा होगा वो तो ऊपर ही आएगा, मगर कब तक आएगा, जब तक उसके पैसे हैं। साल के तौर पर आज मैंने 1000 रुपया दिया और मैंने कहा पीक सोल्यूशन का ऐड चलाना है 2 कीवर्ड्स के ऊपर। पहला कीवर्ड मेरा है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, और दूसरा कीवर्ड मेरा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर।
दो कीवर्ड्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब कोई यूज़र ये कीवर्ड्स लिखेगा तो मैं पहले नंबर पर आ रहा हूँ, लेकिन मैंने पे कितना किया हुआ है, 1000 रुपया। ठीक है, एक बंदा आया, उसने देखा मेरा इंप्रेशन उसको नज़र आया पीक सॉल्यूशंस का, उसने उस पर क्लिक कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे चार्ज हो गया, मुझे ऐड चार्ज हो गया। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लें वो 50 रुपीज़ का क्लिक था, 40 रुपीज़ का क्लिक था, 100 रुपीज़ का क्लिक था। इस तरह के नंबर ऑफ क्लिक्स हुए, मेरा बजट कंज्यूम हो गया, 1000 रुपये पूरे हो गए। अब उसके बाद जब कोई बंदा कीवर्ड लिखेगा तो मैं नज़र नहीं आऊँगा। अब कौन नज़र आएगा, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज लिखेगा, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज लिखेगा तो शायद कॉलेजेस आ जाएंगे, पूरी दुनिया भर से आ जाएंगे वो तो। और बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर लिखेगा तो एक तो बिजनेस प्रोफाइल्स भी आएंगी और साथ साथ वो वेबसाइट्स आएंगी जिनकी एसईओ होगी। सो इससे हमें पता लगा, क्या पता लगा कि एसईओ जो है वो एवरग्रीन है और उसकी जो लाइफ है वो 365 डेज है विदाउट कंजप्शन मनी। मतलब आपने कोई रुपया भी नहीं लगाना उसके ऊपर, आपने उसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने उस पर कोई पैसे नहीं लगाने, लेकिन उसके बावजूद आपने रैंक करना है। लेकिन गूगल एड्स ने कब रैंक करना है, जब आपने पे करना है। तो आप पूरे साल में कितना का इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी एडवर्टीजमेंट का बजट कोई एक स्पेसिफिक होगा ना, कहीं पर जाकर तो ब्रेक लगनी है आपकी। तो जहाँ पर जाकर ब्रेक लगेगी वहाँ पर कौन नज़र आएगा, फिर वहाँ पर एसईओ रिजल्ट नज़र आएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एसईओ करनी है। अब आज की मार्केट में क्या होता है, आज की मार्केट में ये होता है कि लोग एसईओ भी कराते हैं और गूगल एड्स भी लगाते हैं। कब गूगल एड वो उस वक्त लगाते हैं जब उनका कंपटीटर लगाता है, और जब उन्हें पता लगता है भाई अब कंपटीटर नहीं लगा रहा, वो भी अपना गूगल एड बंद करा देता है। सिर्फ गूगल एड उस वक्त चलता है कंपटीटर, और कब चलता है, जब उनका सीज़न होता है। जैसे आप गारमेंट सेल करते हो, जो आपकी गारमेंट्स का सीज़न होगा आप उनको गूगल ऐड करोगे, लेकिन पूरे साल भर के लिए आप उनको नहीं करोगे। कॉलेजेस वाले हैं, इनके कोर्सेज का होता है कि भाई आजकल बच्चे एग्जाम से फ्री हुए हैं, आजकल कर लें। इसका मतलब क्या हुआ, 3 महीने या 4 महीने गूगल ऐड चलाएंगे, उसके बाद ऑर्गेनिक पर चलेंगे। ये जो एसईओ है, जो मैं टर्म इस्तेमाल करता हूँ, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मीन्स नेचुरल। नेचुरल का क्या मतलब है कि हम कोई भी पेड स्ट्रेटेजी इस्तेमाल नहीं करेंगे। पेड स्ट्रेटेजी एसईओ में सिर्फ इतनी है कि ऑप्टिमाइजर को पैसे दे। मतलब मैं अगर किसी वेबसाइट की एसईओ करता हूँ तो मेरा क्लाइंट मुझको पे करेगा, मैं गूगल को पे नहीं करूँगा, बल्कि मैं उसके ऊपर वो फैक्टर्स अप्लाई करूँगा जो गूगल कहता है कि अगर ये फैक्टर्स अप्लाई करोगे तो मैं आपको रैंक करूँगा। समझ में आई बात की? ये भी आपको मैंने मोटी मोटी बात समझाने की कोशिश की है कि व्हाट इज़ एसईओ। एसईओ है क्या चीज़? इसका मतलब क्या हुआ कि मिसाल के तौर पर मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि ये तो बहुत पुअर स्ट्रेटेजी है कि आप वेबसाइट बनाएं और वेबसाइट बनाकर छोड़ दें। मतलब वेबसाइट बनाएं और छोड़ दें। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि वेबसाइट का एक्सपेंडिचर क्या है, कम से कम भी किसी वेबसाइट का एक्सपेंडिचर होगा। अगर कोई वेबसाइट आज की तारीख में सस्ती भी बनवाएगा, 25-30 हज़ार की तो बनवाएगा कम से कम, मिनिमम। अच्छी वेबसाइट बनवाएगा तो हो सकता है लाख की बनवा ले, 2 लाख की बनवा ले। सो वंस इन्वेस्टमेंट एक। उसके बाद उसको डोमेन चाहिए जो कि ईयरली बेसिस पर है, नॉट वंस इन्वेस्टमेंट। उसको होस्टिंग चाहिए, वो भी ईयरली इन्वेस्टमेंट है, नॉट वंस इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल उसने जो पैकेज लिया हुआ है डोमेन और होस्टिंग का, वो उसका 15,000 का है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर साल वो 15,000 रुपया भी पे कर रहा है, 2 लाख रुपया भी लगा चुका हुआ है। उसके बावजूद उसकी वेबसाइट सर्चिंग पर नज़र नहीं आती है, यानी सर्चिंग के अगेंस्ट नज़र नहीं आती है, यूआरएल के अगेंस्ट नज़र आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपने 2-2.5 लाख रुपये ज़ाया क्यों, और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते भी जा रहे हैं क्योंकि हर साल पे कर रहा है वो, हर साल वो 15-20 हज़ार रुपया देता है। तो इसका मतलब है कि इसकी पुअर मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। इससे ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये है कि 70% रखे वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए, यानी क्या कहे कि भाई एसईओ करवानी है मैंने वेबसाइट की, तो उस बंदे को भी पैसे देने हैं, और मैंने मीनवाइल जब तक मेरी एसईओ नहीं होती मुझे गूगल एड्स भी चलाने हैं, ताकि मेरी गूगल के ऊपर प्रेजेंस नज़र आती रहे अनटिल मैं ऐड में अपनी वेबसाइट को रैंक ना करवा लूँ। तो इसका मतलब मैं उसे ये कहूँगा कि भाई 30% का बजट रखो वेबसाइट बनाने का, चलो 40 का कर लो, लेकिन 60 का जो बजट है ना आपका, वो मार्केटिंग बजट होना चाहिए। और मार्केटिंग का मतलब इसका मैं और आम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं सोशल मीडिया की भी बात नहीं कर रहा इस वक्त, क्योंकि ये जो वो कंज्यूम कर रहा था वो सोशल मीडिया पे नहीं कर रहा था, ये सारी उसकी कंजप्शन गूगल पर थी। तो मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई आपने वेबसाइट बनाने में ना 40% बजट ले लो आपका जो भी है, बाकी का 60% बजट जो है ना वो एसईओ पर और गूगल एड्स पर लगाओ। जब तक आपकी एसईओ ने ग्रो होना है तब तक आप गूगल एड चलाओ। इट्स ओके अगर सारा दिन भी नहीं चलता आपका गूगल एड,
अगर आधा दिन भी आपका चलता है, आप हॉट टाइम पे अपना गूगल ऐड चलाओ, ताकि कम से कम कुछ देर के लिए तो आपकी वेबसाइट की प्रेजेंस हो। तो जब आपकी वेबसाइट की प्रेजेंस होगी तो इसका मतलब है आपको लीड्स मिलेगी, और उन लीड से आपको बिजनेस मिलेगा। सो मैं एसईओ किसको कह रहा हूँ? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को। और आपको पता लग गया होगा कि मैं एसईएम किसको कह रहा हूँ। पता लगा कि नहीं लगा? इसे मैं कह रहा हूँ गूगल एड्स को कह रहा हूँ। और गूगल एड्स को हम कहते होते हैं, इसका टेक्निकल जो नाम है वो है पीपीसी एड्स। पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक एड्स, ठीक है ना। गूगल एड्स को हम पीपीसी एड्स भी कहते हैं, यानी कि जो हमारे गूगल एड्स हैं वो पीपीसी एड्स कहलाते हैं, ठीक है। इवन फेसबुक पर अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी ना, तो वो ये नहीं कहेगा कि गूगल ऐड के लिए बंदे चाहिए, उसने लिखा होगा कि मुझे पीपीसी एड्स के लिए बंदे चाहिए। सो पीपीसी ऐड का मतलब आपको फ़ौरन समझ जाना है कि किसकी बात हो रही है। ये गूगल ऐड की बात हो रही है कि उसको जो बंदे चाहिए वो गूगल ऐड चलाने के लिए चाहिए। इधर आए, जरा सर्च इंजन में आते हैं। यहाँ आया और यहाँ आकर मैंने लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, लिख दिया जी मैंने। जरा देखते हैं क्या आ रहा है। मैं कहा रिजल्ट्स देखें कि क्या रिजल्ट्स हमें नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैं लोकेशन को ऑन नहीं करता हूँ, उसके बगैर दिखाता हूँ आपको। सबसे ऊपर का लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, काफी सारे स्पॉन्सर्ड थे। अच्छा, ये गूगल एड्स है। देखिए ये आपको जो ऊपर नजर आया है जिसके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये सब के सब गूगल एड्स हैं। और आपको एक और बात बता दूँ, कभी मैंने प्रोफेशनल किचन लिखा तो मुझे सिर्फ 3 स्पॉन्सर्ड नजर आए हैं। हो सकता है आप मोबाइल पर करो तो ये 3 की बजाय 5 हो, क्योंकि आज की जो गूगल ऐड की स्ट्रेटेजी है, यानी कि मैं जब क्लाइंट्स के गूगल ऐड चलाता हूँ तो मैं ये प्रायोरिटी सेट की होती है कि भाई मेरा ऐड जो है वो ज़्यादा प्रेजेंस करे मोबाइल के ऊपर। इसलिए ये आज के दौर में जो डिसीजन मेकर्स बैठे हुए हैं उनके हाथ में मोबाइल्स हैं। डिसीजन मेकर्स लैपटॉप लेके नहीं बैठे हुए। मिसाल के तौर पर मैं अगर अपना गूगल ऐड लैपटॉप पे चला रहा हूँ तो बहुत कम चांसेस हैं कन्वर्जन्स के। फॉर एग्जांपल मैंने कॉल ऐड चलाया हुआ है, मेरा ऐड किसी को नज़र आया, उसने क्लिक किया, इसका मतलब क्या हुआ? कॉल ऐड है तो क्या होगा? कॉल आनी चाहिए। तो लैपटॉप से तो कॉल नहीं हो पाएगी ना, तो इसका मतलब क्या होगा? वो कॉल तक जाएगा, डायलर का मेन्यू लिखा हुआ नज़र आएगा, आगे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो एडवर्टाइज़र होगा उसको तो पैसे पड़ गए, उस क्लिक से भी उसको पैसे पड़ गए, लेकिन उसको लीड नहीं मिल सकी। यहाँ तो वो क्या करेगा कि वो बेचारा बहुत ही ज़रूरतमंद कोई होगा तो नंबर नोट करेगा और फिर मोबाइल से डायल करेगा, ठीक है। यहाँ वो इग्नोर कर देगा, देखा ये क्या है, वो समझेगा क्या हो गया, मुझे भी नहीं समझ ये क्या हुआ, पता नहीं क्यों नहीं नंबर मिला। यहाँ फिर दूसरी बात क्या है कि हम वो लैपटॉप के ऊपर जो लीड्स चलाएंगे वो हम यूआरएल की लीड्स चला दें। हम कहते हैं कोई भी हमारी वेबसाइट पर है, याद रखें वेबसाइट वाली जो लीड्स हैं उनकी कन्वर्जन के चांसेस बहुत कम होते हैं। इनका बहुत ही कोई ज़रूरतमंद होगा तो कन्वर्ट होगा। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ ना कि एक बंदा जो है उसने एडमिशन लेना है, मतलब पूरा उसने माइंड सेट बनाया हुआ है पीक सोल्यूशन में एडमिशन लेना है, तो उसने कोई सर्च क्वेरी लिखी और सर्च क्वेरी लिखने के बाद वो पीक सोल्यूशन की वेबसाइट पर चला गया। अब वो जो पीक सोल्यूशन की वेबसाइट पर जब जाता है तो वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे वो एडमिशन ले सके। वहाँ पर सिर्फ मटीरियल मिल रहा है, उसको टेक्स्ट मिल रहा है, तस्वीरें मिल रही हैं। इसका मतलब है कन्वर्जन के लिए सही जगह नहीं पहुँचा वो। हो सकता है कि उसका माइंड उसी टाइम ऐसा हो कि वो फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हो, और यहाँ उसका माइंड ऐसा हो कि वो ऑनलाइन परचेज करना चाहता हो कोर्स को, लेकिन क्योंकि वो उस जगह पर चला गया इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो वहाँ पर उसको इतने लंबे लंबे पैराग्राफ इंग्लिश में लिखे हुए नजर आए, उसने कहा यार ये क्या, छोड़ दिया उसने। दूसरे ऐड पे क्लिक किया, वो यूआरएल का नहीं था, वो कॉल ऐड था। उसने कॉल का बटन दबाया, मोबाइल से डायलर आया, डायलर से डायल हुआ, आगे से एक बंदा बोला या बीबी बोली कि जी जनाब मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। उसने कहा मुझे एक कोर्स करना है। उसने सारी उसको समझाया, समझाने के बाद उसने अपने यूट्यूब चैनल का उसको लिंक भेजा कि भाई ट्रायल क्लास देखनी है, इस पर देख लें। अपनी डायरेक्शन भेजी, कन्वर्जन के चांसेस बढ़ गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए ना कन्वर्जन के चांसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा अच्छी कन्वर्जन किस पर होती है? मोबाइल पर होती है। यानी आज के दौर में मैं अभी अगर आपको अपना गूगल ऐड दिखाऊँ ना कि मैं जिसका गूगल ऐड इस वक्त रन कर रहा हूँ, तो मैं उसकी कोई लीड लेना पसंद नहीं करूँगा लैपटॉप के ऊपर। इसलिए कि जो लैपटॉप पे लीड आएगी ना, वो मेरे क्लाइंट के पैसे ज़ाया होंगे, वो कन्वर्जन नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं 30 दिनों के बाद ये देखूँ कि भाई 500 क्लिक्स हुए यूआरएल के ऊपर, तो उन 500 क्लिक्स के नतीजे में रिजल्ट कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 30 दिनों के बाद ये देखूँ कि 25 क्लिक्स हुए हैं कॉल, तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे और वो मोबाइल के होंगे। तो इसलिए हम जब गूगल ऐड चला रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, मोबाइल के ऊपर उसको चलाते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर आकर देखें और आगे चलते हैं। ये भी स्पॉन्सर्ड है, चलें काम करें, इसमें नहीं देखते।
किसी और में देखते हैं, कैसे देखते हैं। उसमें क्यों नहीं देखते वो भी आपको वजह मैं बताता हूँ, मैंने उसे क्यों इग्नोर किया। आपने देखा ना उधर एक साइट के एनालिसिस दिखा रहा था ना, उसी को ही मैंने आपको दिखाना था, क्योंकि वो उस अकाउंट में बनी हुई है, तो इसलिए उसकी डिटेल वहाँ पर खुद से ही आ गई थी। अब मैंने वो अकाउंट खोला है जिसमें वो नहीं बनी हुई। सो मैंने कीवर्ड लिखा, सर्च टर्म लिखी, समझ लें। अभी कीवर्ड को हमने डिस्कस नहीं किया क्या होता है, तो आप समझ लो कि मैंने एक सर्च क्यूरी लिखी, प्रोफेशनल किचन, ये मैंने सर्च क्यूरी दी है। देखिए जी, वेबसाइट आ गई, एक वेबसाइट आई हमारे सामने। इस वेबसाइट का मैं नाम आपको पहले पढ़ के बताता हूँ, और फिर कुछ स्टूडेंट्स मुझे एक क्वेश्चन भी कर रहे थे कि हम जब लर्न कर लेंगे तो किस हद तक इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। सो उसके लिए ये मोटिवेशनल क्लिक है। ये जो वीडियो, ये जो बनाई हुई है ना वेबसाइट, ये एक स्टूडेंट ने बनाई हुई है। ये जो वेबसाइट अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने क्लास के दौरान ही एक स्टूडेंट से काम लिया हुआ है, और उस स्टूडेंट ने ही अपने पूरे कोर्स की कंप्लीशन में ये साइट बनाई थी, और तकरीबन 25 एक दिनों में ये एक कीवर्ड पे रैंक हुई थी, और अब एक से ज़्यादा कीवर्ड्स पे इस वक्त रैंक है। तो ये काम किसका है? ये स्टूडेंट का काम है, स्टूडेंट के हाथों का हुआ है, नो डाउट। इसको अपलोड मैंने किया हुआ है अपने किसी क्लाइंट की वेबसाइट पर, लेकिन ये काम हमने एक स्टूडेंट से कराया हुआ है। कैसे कराया हुआ है, किस साइट से कराया हुआ है, अभी ये भी समझाता हूँ आपको। लेकिन उससे पहले इसका यूआरएल अगर आपको मैं पढ़ के बताऊँ ना, तो इसका नाम है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org। अब आपको नाम का पता लग गया कि भाई dckitchen.org एक्चुअल डोमेन है, लेकिन जो प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट है इसमें ये डोमेन नहीं है, ये सब डोमेन है। तो हमें ये भी पता लगा कि हमने ये जो वेबसाइट बनाई है मेन डोमेन में भी नहीं बनाई हुई, ये किस में बनाई हुई है? सब डोमेन में बनाई है। अभी थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट ले लें डोमेन और सब डोमेन का। कुछ लोग मुझे लगता है अंडरस्टैंड करते हैं डोमेन क्या चीज़ होती है और सब डोमेन क्या होती है। हाँ जी, शेयर करेंगे मुझसे। आपकी वेबसाइट है, आपने एक वेबसाइट बनाई है, अब आपको अपनी वेबसाइट के लिए एक नाम खरीदना है, ठीक है। जो आपकी वेबसाइट का नाम है ना, डेट इज डोमेन, सिर्फ वेबसाइट का नाम। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मुझे अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है पीक सॉल्यूशंस के लिए, तो मैं कहता हूँ भाई मेरी जो वेबसाइट का नाम है ना, जो मुझे चाहिए, मेरे बिजनेस का नाम, जो मेरी दुकान है या जो मेरा कॉलेज है उसके बाद जो मेन बोर्ड लगा हुआ है वो लगा हुआ है पीक सॉल्यूशंस का। तो मैं कहता हूँ भाई मुझे नाम खरीदना है peaksolutions.com। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये नाम परचेज करूंगा, दिस नेम कॉल्ड डोमेन। ये सिर्फ नाम है, देयर इज नो कंटेंट इनसाइड, यहाँ पर कोई कंटेंट नहीं है। सिर्फ मैंने एक नाम लीगली, जैसे कंपनी रजिस्टर करवाते हैं इसी तरह हमने ऑनलाइन एक नाम रजिस्टर करवा लिया। रजिस्टर करवाने का मतलब क्या हुआ कि अब कोई और बंदा इसे ना खरीदे, भाई ये नाम हमारे पास है, तो हमने एक नाम बाय कर लिया। अच्छा, अब हमने उसमें अपनी वेबसाइट स्टोर करनी है। जब आपने उसमें अपनी वेबसाइट स्टोर करनी है तो आपको क्या चाहिए? स्पेस। जैसे आप लैपटॉप खरीदने जाते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप स्पेस और मेमोरी के ऊपर बहुत फोकस करते हो कि भाई हार्ड डिस्क कितनी बड़ी होगी और रैम कितनी होगी, दो चीज़ों पर बहुत फोकस करते हैं। सो होस्टिंग के लिए हमें स्पेस खरीदनी है, क्योंकि स्पेस हमारे पास होगी तो हमारी वेबसाइट लाइव होगी ना। और हमने अपनी वेबसाइट को किसी सर्वर पर स्टोर करना है जहाँ से क्लाइंट्स हमारी वेबसाइट को एक्सेस करें, जो 24 आवर्स वेबसाइट चल रही हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें स्पेस बाय करनी है। अब ये मैं वर्ड एक स्टैंडर्ड स्पेस इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर इस स्पेस के अंदर बहुत कुछ है। मतलब इस स्पेस के अंदर क्या है? एक फिजिकल स्पेस है कि मेरी वेबसाइट जो है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरी वेबसाइट बनी हुई है 200 MB में, तो अब इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि भाई मुझे तो 200 MB की वेबसाइट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास 1 GB की स्पेस हो इज़ फाइन, क्योंकि सिर्फ वेबसाइट तो 200 की है ना, बाकी मैनिपुलेट करने के लिए फिलहाल 1 GB भी चल जाएगी। तो इसका मतलब मैं 1 GB की स्पेस परचेज करूँगा। लेकिन आपकी वेबसाइट ने चलना कहाँ से? किसी कंप्यूटर से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस कंप्यूटर की रैम भी बहुत डिपेंड करेगी कि भाई उसके ऊपर रैम कितनी है, करती है ना डिपेंड। यानी मैं अपना लैपटॉप चला रहा हूँ तो उसके ऊपर रैम बहुत डिपेंड करता है। अगर इस पर 8 GB लगी हुई है और कल मैं इस पर 1 GB कर दूँ तो अच्छा खासा मुझे फ़र्क पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने होस्टिंग परचेज करनी है तो मुझे ये भी कंफर्म करना है कि मैं जो होस्टिंग का पैकेज बाय कर रहा हूँ इसमें हार्ड डिस्क कितनी है और इसमें रैम कितनी है। अच्छा, उसके बाद मैं लैपटॉप जो यूज़ कर रहा हूँ उसके ऊपर एक और डिपेंडेंसी हो रही है बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो क्या है? CPU की, कि भाई प्रोसेसर कौन सा है मेरा। तो जहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट को होस्ट कर रहा हूँ मुझे ये भी देखना है कि उसका प्रोसेसर कौन सा है। अच्छा, हार्ड डिस्क में भी हमारे पास दो चीज़ें हो गई हैं, एक स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क, ऑर्डिनरी हार्ड डिस्क, और एक SSD। आजकल तो SSD चल रही है ना, सबको पता है ना SSD हार्ड डिस्क क्या होती है, जो मोबाइल और टैबलेट में लगी होती है।
तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं हार्ड डिस्क में वो लगा लूँ, मेरे हार्ड डिस्क में वो नहीं लगी हुई, अभी मेरे पास वो नहीं है, अगर मैं वो करवाऊँ तो मेरा लैपटॉप ऐसे चलेगा जैसे मैं मोबाइल ऑन करता हूँ, उस स्पीड से चलेगा। तो अब जो होस्टिंग कंपनीज हैं वो भी आपको दो स्पेस पर सेल करती हैं, वो कहते हैं भाई एसएसडी चाहिए कि नॉन एसएसडी चाहिए। एसएसडी का मतलब स्पीडी, नॉन एसएसडी का मतलब ज़रा स्लो होगी। तो एसएसडी फिर इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंसिव भी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक और मोटी चीज़ हमें समझ में आ गई, स्पेस, रैम, सीपीयू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। उसके बाद ईमेल एड्रेस, भाई आपकी कंपनी है तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी कंपनी में कुछ मुलाजिम भी होंगे जिनके साथ आपने ईमेल का एक्सेस देना होगा। जीमेल की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, सर्वर बेस्ड ईमेल एड्रेसेस की बात कर रहा हूँ कि भाई सर्वर बेस्ड ईमेल एड्रेसेस चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं डिजिटल मार्केटर का हूँ तो मेरा ईमेल एड्रेस होगा, सपोज कर लेते हैं dmtrainer@peaksolutions.edu.pk। एक ग्राफिक्स क्या है तो उसका होगा gr-trainer@peaksolutions.edu.pk। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे ईमेल मुझे कहाँ पे मिल रहे हैं, ये भी सर्वर पे मिल रहे हैं। इसका मतलब जब मुझे ईमेल मिल रहे हैं तो मुझे ईमेल की स्पेस भी तो चाहिए होगी। जैसे आपकी जीमेल में 16 GB की स्पेस मिल जाती है शायद, है ना, फ्री में मिल जाती है, उससे ज़्यादा चाहिए तो बाई करनी पड़ती है आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैंने 10 ईमेल बना ली है उसमें सर्वर पे, तो 10 बंदों के लिए स्पेस चाहिए, और कम से कम अगर मैं उसको 1 GB भी दूंगा तो 10 GB तो यही हो गई। इसका मतलब ये स्पेस भी मुझे परचेज करनी है। तो यानी ये अब मैं होस्टिंग परचेज करते हुए आपको बता रहा हूँ आपको किन फैक्टर्स को कंसिडर करना है। उसके बाद हमने उसे बताना है कि भाई मुझे इतनी होस्टिंग चाहिए। अब होस्टिंग क्या है, बेसिकली होस्टिंग क्या है, स्पेस। यहाँ पर आपकी वेबसाइट है, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, होस्टिंग को कनेक्ट करूँगा किसके साथ, डोमेन के साथ, ऐसे ही है ना। मैं होस्टिंग को कनेक्ट करूँगा किस चीज़ के साथ, डोमेन के साथ। अब होगा क्या फिर, जब मैं लिखूँगा ना xyz.com तो मेरे पास होस्टिंग इससे कनेक्ट हुई हुई है, तो उसमें मैंने जो भी डाटा रखा होगा वो खुल जाएगा, मतलब मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। असल में जो मैं वेबसाइट खोल रहा हूँ इस साइट से खुल रही है। अच्छा, अब जब मैंने होस्टिंग पैकेज लिया ना तो होस्टिंग कंपनी ने मुझे एक और बात कही, वो क्या, मैं तो होस्टिंग कंपनी ने मुझे कहा कि भाई पैकेज जो है ना ये है 10K का, ठीक है, 10,000 रुपये का पैकेज है। आप क्या करो इसमें कनेक्ट, जी समझ में आई बात। कहते मैं आपको एक पैकेज दे रहा हूँ 10,000 रुपये का, और इसमें मैं आपको दे रहा हूँ 3 डोमेन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पेस है आपके पास, वो तो हमें पता लग जाएगा ना क्या दे रहा है, लेकिन हमें वो 3 डोमेन्स अटैच करने को दे रहा है। साल के तौर पर मैं कहूँ भी मेरे 3 क्लाइंट्स हैं, एक की ABC है, एक की XYZ है, एक की 786.com डोमेन है। अब उन तीनों के लिए मुझे होस्टिंग चाहिए ना। अब मैंने एक होस्टिंग परचेज कर ली और एक ही होस्टिंग मैं उन तीनों को दे दी, मेरी होस्टिंग के पैसे बच गए, होस्टिंग के पैसे बच गए ना मेरे। मैंने तो एक होस्टिंग खरीदी है तो मुझे कह रहे 10,000 में मैंने होस्टिंग खरीद ली। उसके बाद मैंने क्या किया, क्लाइंट से 7,000 ले लिया हर क्लाइंट से, तो एक तो ये लाला से प्रॉफिट मिल गया मुझको। तो ऐसे पैकेज भी हमें डोमेन्स के मिलते हैं। फिर वो कहता है कि मैंने कहा नो मुझे एक ही डोमेन चाहिए, कहता है चलो फिर आप यूँ करो ये वाला पैकेज ले लो, इसमें एक ही डोमेन मिल गई, आपके पैसे भी बच गए। पहले उसने 10,000 की कहा मुझे और कह रहा था 3 डोमेन इसके साथ अटैच कर लेना। अब मैंने 3 डोमेन्स के पैसे तो देने हैं, 3 होस्टिंग के पैसे नहीं देने। समझ में आ गई ना बात। अच्छा, जब हम होस्टिंग खरीदते हैं तो होस्टिंग के साथ हमें और क्या मिलता है, सब डोमेन्स। बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे फोल्डर में लाते हो तो फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर में ला लो, हम कहते हैं ये सब फोल्डर है, फोल्डर के अंदर फोल्डर सब फोल्डर, ठीक है। इसी तरह डोमेन के अंदर भी सब डोमेन बन जाती है। तो कंपनी कहती है कि भाई ये मेरा होस्टिंग का पैकेज है, इसके अंदर 5 सब डोमेन्स आपको मिलेंगे। साइंस समझनी है, हाँ। उसने मुझे दे दी, मैं कहता हूँ उसने मुझे दी, होस्टिंग ने, इधर आ जाते हैं ज़रा, पैकेज समझिएगा। ये एस्टिमेटेड अंदाज़न एक पैकेज बता रहा हूँ, मतलब ये एग्जैक्ट पैकेज नहीं है, हम सपोज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जी हमें पैकेज मिल रहा है इतने में। इधर से वो मुझे कहता है 3, और इधर से वो मुझे कहता है कितनी सब डोमेन्स, ये कर दी ना उसने, चलो जी मैंने कहा 7, ठीक है। कहता है आप 7 सब डोमेन्स भी बना सकते हो। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझे कह रहा है 3 डोमेन्स साथ लगा लो, तो मैंने क्या किया, XYZ, ABC और 786 3 डोमेन्स लग गई। अब उसने मुझे टोटल कितनी दी थी,
7 सब डोमेन। अच्छा, इनको जो एक तो इसकी अपनी थी ना, 2 अलहदा, ये जो 2 अलहदा थी ना, ये क्या कहलाएंगी? एड ऑन, हम ये नाम देंगे, यानी कि एड एंड डोमेन है। ये अलहदा से डोमेन है, ये उसका हिस्सा नहीं है। ये मैंने अलहदा से कंपनी, मैंने किसी और बंदे के लिए परचेज की हुई थी, लेकिन उसके पास होस्टिंग नहीं थी, तो मैंने क्या किया, उसको इसकी होस्टिंग के साथ जोड़ दिया। ठीक है, अब उसने क्या कहा मुझे कि भाई मैं तुमको 7 सब डोमेन्स भी दूंगा। ठीक है, अभी आपको मैं सब डोमेन का पर्पस बताऊंगा, मैं इसे कैसे यूज़ करता हूँ। तो उसने कहा भाई 7 सब डोमेन्स भी दूंगा। मैंने कहा फाइन, ठीक है। अब उसने मुझे 7 सब डोमेन्स दी, मैंने क्या किया हुआ है, 2 अदर डोमेन्स यूज़ की हुई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 - 2 होगी कि नहीं हुई? यहाँ से ये मैंने -2 इसलिए किया कि आपको ये पता लग जाए कि बाद में जितनी भी आपकी एड ऑन डोमेन्स होंगी, वो सारी की सारी डोमेन्स सब डोमेन ट्रीट होंगी वो इंडिपेंडेंट डोमेन्स। यानी अगर मैं लिखूंगा ना xyz.com तो ही वेबसाइट खुलेगी। अगर मैं लिखूंगा 786 का, मुझको पता है कि ये एड ऑन डोमेन है, लेकिन विजिटर को नहीं पता कि ये एड ऑन डोमेन है, उसके लिए वो न्यू डोमेन ही है। लेकिन वो ये कहता है कि मैं उसको माइनस कर दूंगा किस में से, सब डोमेन में से। इसका मतलब क्या हुआ, इससे एक ये चीज़ भी पता लगी कि होस्टिंग में बेसिकली आप जब एड एंड डोमेन लगाते हो, वो भी एज ए सब डोमेन ही आती है। यानी उसका रोल क्या होता है, सब डोमेन वाला ही रोल उसका भी होता है। ठीक है, अब वो कहता है आपके पास कितनी बच गई, 5। अब आप 5 सब डोमेन भी बना सकते हो। अब सब डोमेन और एड एंड डोमेन में फ़र्क क्या है? मतलब मैं कहता हूँ xyz.com, उसको छोड़ देते हैं एक्चुअल वाली को, ठीक है, और एक मैं कह देता हूँ 786.com, ये थी एक्स्ट्रा डोमेन्स। तो ये क्या कहलाई, एड ऑन डोमेन्स। अब मैंने क्या किया, मेरी एक्चुअल जो डोमेन थी ना असल वाली, वो थी ये थी। जब मैंने होस्टिंग का पैकेज खरीदा था तो उन्होंने मुझे साथ ये फ्री डोमेन दी थी, एक ABC की और 2 की फैसिलिटी दी थी। तो इसका मतलब मेरी एक्चुअल कौन सी है, ABC है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये किया कि भाई एक ये वेबसाइट और बना ली मैंने। आपको समझ में आ रहा है ये क्या चीज़ है, ये सब डोमेन्स। ठीक है, अब ये मैं आपको रियल लाइफ में दिखाऊँ, रियल लाइफ में दिखाए तो सबसे पहले तो रियल लाइफ में देखना हो तो पहली एग्जांपल तो यही है जो भी मैंने वेबसाइट खोल के दिखाई है आपको, ये वाली वेबसाइट। इसको खोलें तो इसका URL देख लें, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org। तो ये डॉट के साथ आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, सब डोमेन है, ये सब डोमेन है ना। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी, और वो क्या है, मैं लिखता हूँ जॉब्स एट ट्रस्ट। URL देख लिया हमने सिर्फ जी, ये URL देखिएगा क्या है, क्या है URL, कैरियर्स दी ट्रस्ट स्कूल, careers.thetrustSchool.com। इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन जो थी वो दी ट्रस्ट स्कूल थी, और कैरियर्स जो है, यानी मैं रिकग्नाइज कैसे करूं उस डोमेन को, डॉट से। ठीक है, अच्छा, अब मैंने लिखा geo.tv, तो ये क्या है, पता ही लग रहा होगा ये डोमेन है, डोमेन है ना ये, सिंपल। अच्छा, अब मैं इधर आया और इधर आके मैंने लिख दिया जी, ये क्या है, urdu.geo.tv। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जियो वालों ने भी ये सब डोमेन ही बनाई हुई है, यानी ये सब डोमेन के अंदर ये सब कुछ चलने लगा हुआ है। बात समझ में आ गई, वापस आ जाए इस पर। सब डोमेन का अंडरस्टैंडिंग होगी, यानी कि अब आपको सब डोमेन। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है, सबसे अब ये भी बात देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है। मिसाल के तौर पर मैं को मेरा एक क्लाइंट है, उसके एक्सपोज करते हैं 3 कीवर्ड, ठीक है, उसकी कंपनी का नाम है अलीम इंजीनियरिंग के नाम से। अलीम इंजीनियरिंग तो कोई प्रोडक्ट नहीं है, सबको पता है, तो इसका मतलब ये कीवर्ड तो नहीं है।
अब मैं ये कहता हूँ कि उसके जो कीवर्ड्स हैं ना, असल में उसका एक कीवर्ड है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, एक कीवर्ड है इंडस्ट्रियल किचन इक्विपमेंट, एक कीवर्ड है उसका आइसक्रीम मशीनरी। अब जब मैं डोमेन परचेज करने के लिए जाता हूँ तो ये इतनी पॉपुलर टर्म्स हैं, आपको भी पता लग गया कि ये डोमेन में मुझे मिलेंगी नहीं, कभी भी नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी ना, कभी नहीं मिलने वाली। तो उसने अपनी कंपनी का नाम तो लिख लिया किसी एक ब्रांड के ऊपर, जैसे मैं कहूँ पीक सोल्यूशंस। चलिए पीक सोल्यूशंस की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ पीक सोल्यूशंस ये वेबसाइट है, अच्छा। अब मैं कहता हूँ इसका एक कीवर्ड है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर .peaksolutions.edu.pk। आपका ख्याल है कि उन्होंने ऐसे ही कर दिया होगा, इतना लंबा नाम रख लिया। हाँ, जैसे मैंने भी जो डोमेन दिखाई उसका भी नाम बहुत लंबा था। क्या नाम था? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org। बेसिकली इन्होंने पहले ये डोमेन परचेज करने की कोशिश की होगी, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर.com। अवेलेबल ही नहीं होगी, नहीं मिली होगी, तो इन्होंने कहा इट्स ओके। फिर इसका जो आसान हल है हमारे पास वो क्या है कि हम अपनी डोमेन के अंदर जाकर सब डोमेन्स बना लें और अपने कीवर्ड्स को फोकस करा लें, ठीक है। अब ये साइंस मैं इस्तेमाल करता हूँ बहुत ज़्यादा अपने क्लाइंट्स के साथ, ठीक है। क्या फ़ायदा क्या है इसका? फ़ायदा ये है कि मेरे 5 कीवर्ड्स हैं। अब कोई भी बंदा बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन कीवर्ड पर तो अपनी वेबसाइट भी नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा ना। हर किसी की अपनी एक ब्रांड है, वो अपनी ब्रांड के नाम से वेबसाइट बनाएगा। तो हम क्या करते हैं, मैं सबसे पहले तो अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि भाई आपके जितने कीवर्ड्स हैं ना, हम उन्हें परचेज कर लेते हैं। कैसे परचेज कर लेते हैं? एज ए डोमेन, ताकि हम उनके अंदर अपनी वेबसाइट बना लें। अब अगर वो अवेलेबल होंगे तभी परचेज कर पाएंगे ना। अगर तो हम शुरू में ही हंटिंग कर लेंगे फाइन, लेकिन अगर हमसे पहले किसी और ने कर ली तो इसका मतलब है उसने परचेज कर लिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता इसका। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा इसका अल्टरनेट है, इसका दूसरा अल्टरनेट हमारे पास ये है कि भाई हम जब सब डोमेन के अंदर चले जाएंगे ना, तो वहाँ पर तो हमें कोई पाबंदी नहीं है, हमारी डोमेन है ना भाई। अब हमारी डोमेन के अंदर जैसे मैंने अली का फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक और अली का फोल्डर बना लूँ, अली के अंदर एक और अली का फोल्डर बना लूँ, किसी को कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन मेन लेवल पर अली के 3 फोल्डर्स नहीं हो सकते, एरर आ जाएगा एकदम कि भाई फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेकिन उसके अंदर मैं जो मर्जी करता फिर, ठीक है। अच्छा, ये तो इसकी साइंस होगी। फ़ायदा क्या है इसका? अब इसका फ़ायदा क्या उठा रहे हैं, यानी कि मैं इसका फ़ायदा क्या उठा रहा हूँ? देखिए मैं इसका फ़ायदा ये उठा रहा हूँ। प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट मैंने सर्च किया, वेबसाइट आ गई। अब ये वेबसाइट किस में बनी हुई है? सब डोमेन में। नीचे आए ज़रा, नीचे क्या आ गया? एसेट ट्रेडर्स। अब एक चीज़ आपको और बता दूँ, गूगल के एल्गोरिदम में मेन डोमेन की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है सब डोमेन से। यानी कि अगर एक तरफ सब डोमेन और एक तरफ मेन डोमेन, तो गूगल कहेगा भाई ये जो मेन डोमेन है ये पहले नंबर पर है। लेकिन अभी अगर आप देखें तो ये जो मेन कीवर्ड है इसके अगेंस्ट ये रैंक कर रहा था एक्चुअली, असल में तो ये रैंक कर रहा था, लेकिन जब हम लोगों ने एसईओ की तो हम पहले नंबर पे आ गए, तो ये दूसरे नंबर पर चला गया। अब अगर हम ये देखेंगे भाई हम तो ऑलरेडी जो है वो सब डोमेन पे थे और वो डोमेन पर था, उसके बावजूद हम टॉप पर आए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एसईओ के फैक्टर्स उससे ज़्यादा इम्प्लीमेंट किए थे। तो ये साइंस क्या बताना चाह रही है, यानी कि इस साइंस से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? इस साइंस से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई आपने अगर मेन पे आपको कंपटीशन मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, सब डोमेन्स पे जाकर, अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरे क्लाइंट के 10 कीवर्ड्स हैं, अब मैं उसको एक होम पेज के ऊपर एक वेबसाइट पे तो 10 को रैंक भी नहीं कर पाऊंगा, एक को कर लूँगा, 2 को कर लूँगा, बाकी तो आएंगे भी नहीं, ऊपर नीचे होंगे, दूसरे पेज पर होंगे, तीसरे पेज पर होंगे। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने 6 सब डोमेन्स बना ली,
ठीक है, और एक होम पेज है मेरा, और मेरी जो 6 सब डोमेन है ना बेसिकली वो अलग अलग कीवर्ड है। अब वो क्या रहा है, अब वो 6 कीवर्ड्स कोई भी बंदा लिखता है तो मैंने 6 की 6 डोमेन रैंक करवाई हुई है, तो हर सूरत में मैं टॉप पर ही रैंक कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो मैंने उस पर कीवर्ड्स का लोड नहीं डाला हुआ। अब होता क्या है कि जब बंदा उस पर आता है, देखिए जब बंदा यहाँ पर आया, असल में तो यहाँ पे लाया क्यों हूँ मैं, देखिएगा मैं इधर लाया क्यों हूँ, इस वेबसाइट को खोलो, ऊपर क्या लिखा हुआ है, दस्तगीर इंजीनियरिंग, ठीक है। अच्छा अब नीचे आता हूँ मैं, ये सारा इस वेबसाइट पे आया बंदा, कोई भी बंदा ना इसके मेन्यू को खोलो, तो ये मैंने बड़ा किया हुआ, स्क्रीन छोटी करे, और ये मेन्यू चेंज हो गया। इसको हम बोलते होते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है कि जब लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पे खोलोगे तो वेबसाइट ऐसे नज़र आएगी, और जब मोबाइल पे खोलोगे तो डॉट्स की शक्ल में मेन्यू नज़र आएगा। तो इस तरह की वेबसाइट को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। आज के दौर में हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, देखिएगा ज़रा, फिर होने लगी रिस्पॉन्सिव। छोटा कर दूँ इसको, चलो मोबाइल व्यू बन गया, मोबाइल व्यू बन गया ना, तो बिल्कुल ही सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ उसने मोबाइल व्यू में दिखाना शुरू कर दिया मुझे। जब मैंने इसको बड़ा किया तो फिर ये मेन्यू मेरे सामने खुल गया। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। अब असल में मैं कहाँ पर हूँ, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट पे, और असल में ये मेरा कीवर्ड है, मैं सिर्फ इस कीवर्ड की वजह से यहाँ लेकर आया हूँ। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है ना, आप यूँ समझ लें, जैसे कंप्यूटर कॉलेज में ना लाइन लगी हुई है कंप्यूटर कॉलेजेस की, सो पीक सोल्यूशन वालों ने क्या किया, एक तो इनका अपना मेन कैंपस है, और इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि थोड़े थोड़े से फासले पर जो है ना एक एक शॉप ले ली, और हर शॉप के बाहर बोर्ड लगा दिया पीक सोल्यूशंस का। अब वहाँ पर जो है ना, वहाँ पर ना कोई क्लास हो रही है, वहाँ पर सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन ऑफिस बना दिया इन्होंने। अब कोई भी बंदा उधर से निकलता है ना, उस तरफ से आता है पीक सोल्यूशन के पास, तो रास्ते में से कंप्यूटर कॉलेजेस और भी मिलते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने जगह किराए पे ली हुई है, किसी का किराया 4000 होगा, किसी का 3000 होगा, किसी का 5000 होगा, किसी का 8000 होगा, डिपेंड्स ऑन लोकेशन। तो वो जैसे ही वहाँ पर जाएगा उसका एडमिशन होगा, और कहाँ पर जाएगा, वो मेन कैंपस में आ जाएगा पढ़ने के लिए। यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं। मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, जरा देखिएगा आप कहाँ जाते हैं, वेबसाइट का यूआरएल देखें, चेंज हो गया। ये असल वेबसाइट है जहाँ मैं लेकर आना चाह रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वाला जो मैंने होम पेज बनाया हुआ है वो सिर्फ एक ट्रैप था कीवर्ड के लिए, कि भाई मेरा कीवर्ड जल्दी से रैंक हो जाए, और ये ट्रैप आप 40 डेज में कीवर्ड्स को रैंक कराने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। 30 to 40 डेज में आपका कीवर्ड रैंक हो सकता है, अगर आपने अच्छी एसईओ की हो तो, अच्छी ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ, बस अच्छी ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे 10 कीवर्ड थे, मेरी 10 कीवर्ड थे, मैंने 9 सब डोमेन बनाई और एक मेन डोमेन बनाई। मेन डोमेन पर एक कीवर्ड टारगेट किया, वो तो हो गया, बाकी की जो 9 सब डोमेन्स हैं उन पर भी एक एक कीवर्ड टारगेट किया। अब क्या हुआ, तकरीबन 2 महीनों में मेरे 10 कीवर्ड रैंक कर गए। अब हर कीवर्ड के अगेंस्ट मैं ही नज़र आ रहा हूँ, कहीं पर मैं नज़र आ रहा हूँ प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट डॉट ईसी किचन की शक्ल में, तो कहीं पर मैं नज़र आ रहा हूँ कॉफ़ी मशीन डॉट ईसी किचन की शक्ल में, कहीं पे मैं नज़र आ रहा हूँ आइसक्रीम मशीनरी डॉट डीसी किचन की शक्ल में। लेकिन जब बंदा उस पेज पर आता है, अबाउट पर जाता है, मशीनरी पर जाता है, प्रोडक्ट्स पर जाता है, तो घूम कर कहाँ आ जाता है, मेरी मेन वेबसाइट पर आ जाता है। ठीक है, सो इट इज़ द स्ट्रेटजी। मसलन जैसे शॉप का नाम है कॉर्न फूड, ठीक है, उसके कीवर्ड्स बने 6 या 7, ठीक है, उसके आप मेल करवा दिया तो डिफरेंट नामों से उसका वो तो हम लेंगे ना, लेकिन मसला ये है कि जब हम कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो वो बिज़नेस बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। तो जब बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डोमेन नेम का मिलना बड़ा मुश्किल काम है। आप ना इस वेबसाइट पर जाइएगा, इस पर जाइएगा आराम से ना, who.is, यहाँ से जाकर जो है ना अपनी अपनी मर्जी की डोमेन्स को परचेज करने की कोशिश कीजिएगा। who.is, मैं क्या who.is लिखें, बिल्कुल GoDaddy पर चले जाएं, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं ना।
आपकी ले लेते हैं। कोई मसला नहीं। आप एक कंपनी जाता हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं ये आप इस हिसाब से रजिस्टर कर बैठ गया, लेकिन डोमेन में अगर ले लेते हैं तो फिर नहीं, आपको जब आप डोमेन लोगे ना तो डोमेन जो पहले ले लेगा उसकी नहीं डोमेन छोड़ जाता है। आप एक साथ फिर आप बिजनेस करना चाहता हूँ और वो यहाँ पे रजिस्टर्ड बिजनेस है, लेकिन आपके साथ उसकी डोमेन नहीं नहीं ऐसे कर लेते हैं ना। हम कह रहे हैं पीक सॉल्यूशंस का कॉलेज रन हो रहा था, सब कुछ हो रहा है पिछले कुछ सालों से, लेकिन पीक सॉल्यूशन वालों ने वेबसाइट ही नहीं बनाई। एक बंदा साथ आकर बैठा कॉलेज लेकर, ठीक है। अब अगर वो पीक सॉल्यूशन लिखेगा ना तो पीक सॉल्यूशन वाले लीगल एक्शन ले सकते हैं उसके ऊपर, बोर्ड पे उसने पीक सॉल्यूशन लिख लिया। लेकिन अगर उसने डोमेन बाय कर ली ना, उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। लीगल एक्शन उसमें उसके पास है। अब वो पीक सॉल्यूशन वाले उसी की तरले मिलते डालेंगे। और वो क्या करेगा बोला, वो कहेगा कि उसने डोमेन लिया 2500 रुपये की, हो सकता है वो कि भाई 2.5 लाख रुपया मुझे दें तो मुझसे ले लें आप। और ये एक बिजनेस है ऑनलाइन, डोमेन्स को परचेज करके होल्ड करने का। यानी आज मेरी डोमेन एक्सपायर हो रही है और होल्ड करने वाले मेरी डोमेन को देख रहे हैं, वो उसकी हर चीज़ चेक कर रहे हैं, उसकी एसईओ चेक कर रहे हैं, उसकी ट्रैफिक चेक कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही मैंने उसको अगले दिन नहीं किया और उसने उसको पार्क कर दिया डोमेन ने कि भाई ये बंदा पेमेंट नहीं कर रहा, ठीक है ये फ्री है, और दूसरे बंदे ने उसे परचेज कर लिया। वो जैसे ही आपके हाथ से निकल के उसके पास गई ना, तो आपको होस्टिंग का मुझे वेब सोल वाले वो डोमेन देने लगे हुए थे 4000 रुपये की। जैसे ही तीसरे बंदे के पास गई ना तो पता लगा $450 उसका रेट हो गया। अब मुझे वेबसोल के पास नहीं जाना, वेबसोल वाले कहेंगे ना ये तो आपने छोड़ दी थी, इन्होंने परचेज कर ली। अब आप इनके पास है, उसको सेल करने वाला बंदा और होगा, वो ब्रोकर है बीच में। मैं क्या सेल करने वाला ब्रोकर है, एक्चुअली किसी और के पास है, तो पहले आप उससे बात करेंगे, वो अपना कमीशन लेगा, फिर आप उसके पास जाएंगे। सो ये एक अलग से बिजनेस है। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है जो रिस्की बिजनेस भी है। यानी एक बंदा ले लेके बैठा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं सारी नहीं लोग परचेज कर रहे हैं इससे। और कोई वो बंदा कहेगा यार छोड़ो नहीं लेते भाई, नहीं मिल रही तो नहीं लेते, ठीक है ना। अब ये जैसे डीसी किचन हमने डोमेन परचेज की हुई है, अब ये नाम आपको बड़ा ये अननोन सा नाम लग रहा है, अनएक्सपेक्टेड नाम लग रहा है, कुछ अंडरस्टैंडिंग भी नहीं मिलती कि क्या है। इसलिए कि जो नाम वो लेना चाहते थे उस वक्त वो नाम अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। अब कंपनी का नाम बाय करना एक और चीज़ है, और कीवर्ड्स को यूआरएल में इस्तेमाल करना ये मैं बताऊंगा, ये कंपनी का मालिक नहीं बताएगा। ये हम उसे बताएंगे कि भाई अगर यूआरएल में आपका कीवर्ड नहीं है तो आप ऑनलाइन रैंक नहीं करेंगे। और अगर आप ऑनलाइन रैंक करवाना चाह रहे हैं, इट्स ओके, आप अपनी कंपनी के नाम की एक डोमेन परचेज करें। बाकी की डोमेन जो है ना आप अपने कीवर्ड्स की परचेज करें। अगर नहीं मिलती अवेलेबिलिटी तो फिर सब डोमेन पे चले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब डोमेन्स का पैकेज लें, ज़्यादा से ज़्यादा सब डोमेन्स का। अब मेरा एक क्लाइंट है, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दस्तगीर इंजीनियरिंग ना, इसका ऑनर चाइना गया और ये कंपनी 1988 से चल रही है। जब वो चाइना गया ना तो मुझे चाइना से इसका फ़ोन आया कि मुझे कुछ लोगों की कॉल आ रही है कि चाइनीज़ की कॉल आ रही है कि ये मेरे पास दस्तगीर इंजीनियरिंग की वेबसाइट है, आपने लेनी है तो आपको मैं इतनी चाइनीज़ करेंसी में, वो कह रहा था। और उस बेचारे की परेशान हुआ था कि ये क्या हुआ मेरी वेबसाइट को, ये इसके पास कैसे चली गई, ठीक है। तो मैंने जब चेक किया तो वो किसी के पास नहीं गई हुई थी, वो सिर्फ एक ट्रिक लगा रहा था। फिर उसने मुझे कहा, कहता है कि भाई आप एक काम करो कि दस्तगीर इंजीनियरिंग जितनी भी एक्सटेंशन में अवेलेबल है ना मुझे परचेज करके दे दो। यानी कि उस कंपनी ने कहा हमने कोई तकरीबन 15 सब डोमेन्स बाय की, सब डोमेन्स नहीं डोमेन्स बाय की। वो चाइना के लिए भी बाय की, वो यूएसए के लिए भी बाय की, ठीक है ना। मतलब दस्तगीर इंजीनियरिंग.cn, दस्तगीर इंजीनियरिंग.au, दस्तगीर इंजीनियरिंग.net, मतलब जिस एक्सटेंशन में दस्तगीर इंजीनियरिंग मुझे नज़र आ रही थी ना हमने सारी परचेज कर ली। और वो तकरीबन पैकेज हमने जब परचेज की ना तो पता लगा कि 40-50 हज़ार की हमने साल की डोमेन ली, क्योंकि वो चाहता था कि मेरा बिजनेस एज ए ब्रांड कोई और इस्तेमाल ना करे, ब्रांड नेम के तौर पर कोई इस्तेमाल ना करे। सो ये एक साइंस है, कई लोगों को नहीं पता इस साइंस का, तो वो लोग देखते हैं कि ये पॉपुलर बिजनेस है, इट्स ओके। peaksolutions.com नहीं मिल रहा, peaksolutions.xyz मिल जाएगा, तो नाम तो उसका भी पीक सोल्यूशन ही हो गया ना। तो पीक सोल्यूशन को क्या करना चाहिए, क्लेम तो कोई नहीं है, पीक सोल्यूशंस को पीक सोल्यूशंस के नाम की सारी डोमेन परचेज करनी चाहिए। पेशे अब वो उसने जो डोमेन परचेज की ना 15, वो यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ रिन्यू करवाता है, हर साल रिन्यू करवाता है। यानी कि वो लेके रखी हुई है ताकि मिस यूज़ ना हो। ऐसा ना हो कि कोई बंदा चाइना में कहे कि वो जो पाकिस्तान में दस्तगीर इंजीनियरिंग वाला है ये उसी की ब्रांच है हमारी, और उस वेबसाइट के थ्रू वो सारा डाटा उस पर लगा दे। डोमेन एक दफ़ा बिक गई तो बिक गई,
यानी मैंने ले ली abc.com, अब जब मैं छोड़ूंगा तो ये निकलेगी, अदरवाइज ये मेरी एंटिटी है। मैं abc.com का बिजनेस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, उसको इससे कोई कंसर्न नहीं है। और एक ही डोमेन हर किसी से मिलेगी। हाँ, वेबसोल के पास जाऊंगा तो abc.com अगर रजिस्टर हो गई है तो जिस मर्जी सर्वर के पास चला जाऊँ abc.com रजिस्टर्ड। ऐसे नहीं है कि एक कंपनी के पास रजिस्टर्ड है तो दूसरी के पास रजिस्टर्ड नहीं है, या ऐसे हो कि मैं कहूँ कि भाई जो सर्वर पाकिस्तान का है उसमें रजिस्टर है तो जो सर्वर कनाडा का है, जर्मनी का है, उसमें रजिस्टर्ड नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन ग्लोबल है, ग्लोबल रजिस्ट्रेशन। तो इसलिए हम जब कोई बिजनेस प्लान करें तो सबसे पहले मैं क्लाइंट को यही कहता हूँ कि भाई अभी आपने काम शुरू कर लिया है, आपने वेबसाइट भी नहीं बनवानी, कम अज़ कम आप अपनी डोमेन परचेज कर दें, ताकि आपकी डोमेन को लोग देख कर, कोई बंदा फेसबुक पर देख लेता है, बड़ी स्टडी होती है, ये एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होते हैं, ये देखते हैं कि ये डिजिटली कहीं पर कोई नाम ब्रांड पॉपुलर हो रही है, उसको परचेज कर लेते हैं। उनको पता होता है कि अब ये नाम नहीं खरीदा तो आने वाले दिनों में किसी ने खरीदना ही खरीदना है। अब अगर मैं नया नाम खरीदूंगा कंपनी से तो हो सकता है मुझे 4000 का मिले, 3000 का मिले, 2500 का मिले। अभी तो महंगाई इतनी होगी, एक टाइम होता था 1200 का भी मिल जाता था हमें, ठीक है। तो अगर मैंने उसको पहले से परचेज करके रख लिया तो फाइन, अगर मेरे हाथ से निकल गया तो वही 4000 रुपये वाला वो डॉलर्स में चला जाएगा। तो फिर मैं खुद ही कहूँगा, मैं भाई इतनी महंगा नहीं, भाई इतनी महंगी एडवर्टीजमेंट नहीं करनी, कोई और नाम रख लेते हैं, तो हमारा असल नाम हमसे चला जाएगा, ठीक है। सिर्फ डोमेन नेम की, डोमेन नेम अगर आपने परचेज करना है आपको 2500 रुपये में भी मिल जाएगा, 2000 रुपये में भी मिल जाएगा, 3000 में भी मिल जाएगा, 4000, ये नाम, पोस्टिंग नहीं। हाँ जी, उसके बाद आप जब डोमेन परचेज करते हैं ना कि भाई हम डोमेन परचेज कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मुझे डोमेन चाहिए, कंपनी वाले कहते हैं भाई 1 साल के लिए लेनी है, 2 साल के लिए लेनी है, 3 के लिए लेनी है, 5 के लिए लेनी है कि 7 के लिए लेनी है, मगर ये सब में नहीं होता। खासतौर पर पीके की डोमेन जो है ना वो उनकी ख्वाहिश होती है कि 1 साल के लिए लें, 1 साल से ज़्यादा की डोमेन परचेज ना करें। उसकी वजह है कि करेंसी में इतनी डिवैल्यूएशन हो रही होती है, और जब आप नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए डोमेन ले रहे होते हो ना तो उस वक्त वो डिस्काउंट मिल रहा होता है, इतना खास नहीं मिलता, वो थोड़ा सा ही मिलता है, नॉमिनल सा मिलता है, मगर इसका फ़ायदा एसईओ को बहुत ज़्यादा होता है। एसईओ को कैसे फ़ायदा है? मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है, यानी कि ये भी एसईओ का एक फैक्टर है कि आपके पास डोमेन की एज कितनी है। मैंने एक डोमेन परचेज की 1 साल के लिए, इसका मतलब क्या हुआ? गूगल कहता है भाई साल के बाद तो एक्सपायर होगा, फिर ये साल के बाद आता है कि नहीं आता पता नहीं, लेकिन एक बंदे ने डोमेन ली 5 साल के लिए। अब जब वो गूगल के फैक्टर्स रैंकिंग के लिए उसको कंसिडर कर रहे होंगे तो उसको वो टॉप पर ले जाएंगे, कहेंगे भाई इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है, इसने 5 साल रहना है, इसका जो कंपीटिटर है उसने तो 1 साल रहना है, साल के बाद पता नहीं वो आएगा दोबारा कि नहीं आएगा। सो गूगल उसको ज़्यादा वेट देगा। यानी हम क्लाइंट्स को ये भी बताते हैं कि भाई आपने परचेज तो करनी ही है, बिजनेस करना ही है आपने, तो आप कोशिश करें कम से कम 3 साल या 5 साल के लिए कोई डोमेन परचेज करें। लेकिन पीके वाले जो हैं वो ज़्यादा देर के लिए डोमेन्स नहीं देते हैं। पीके बेसिकली ये डोमेन एक्सटेंशन है, ठीक है। .com जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सटेंशन है। अगर मैं एसईओ के स्कोर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा वेट .com को है। हम हमेशा यही कहते हैं कि .com के साथ डोमेन है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में प्योरली अपना बिजनेस कर रहे हो और इंटरनली लोकल बिजनेस पाकिस्तान को ही डील करते हैं, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं भाई आप पीके ले लो, ठीक है। जैसे मेरा एक क्लाइंट था, उसकी थी dolphin.pk, ताकि पता लग जाए कि वो जो सेलिंग कर रहा है वो पाकिस्तान में करने लगा हुआ, ठीक है। लेकिन पीके की डोमेन अथॉरिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, और दूसरी बात लेंथी डोमेन नेम्स नहीं होने चाहिए। ये अब सारे एसईओ फैक्टर्स हो रहे हैं डिस्कस, लेंथी नेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कहूँ ना दस्तगीर-इंजीनियरिंग.com, दस्तगीर इंजीनियरिंग लंबा नाम है। मेरा एक क्लाइंट है, उसकी कंपनी का नाम है प्रोफेशनल किचन कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर है कि चाहिए। अब ये वाला जो नाम है ना, इसको भी गूगल कहता है कि भाई ये नाम लंबा है आपका, लेकिन हमें क्या फ़ायदा है इसका? कारपेट ये कीवर्ड है, ठीक है ना, ये कीवर्ड पर नाम है। छुट्टी हो गई? अच्छा ये देखें जरा नीचे, जी मैं कर दूँ, ये देखिए नाम आ गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्या वेबसाइट का नाम है? सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। जब मैं इसके एनालिसिस करूँगा तो गूगल मुझे कहेगा भी बड़ा लंबा नाम रखा हुआ है, लेकिन ये जो नाम है ना बेसिकली ये कीवर्ड है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू इसलिए इसको ये हमारे बारे में आता है।
लेकिन दस्तगीर-इंजीनियरिंग.com वाले में नहीं आता, इसलिए कि दस्तगीर भी कीवर्ड नहीं बनता, इंजीनियरिंग भी कीवर्ड नहीं बनता, यानी इससे उसको ट्रैफिक नहीं मिल रही है। लेकिन इस कीवर्ड से ये हमने कीवर्ड ही यूआरएल में यूज़ कर लिया, और इन्हीं कीवर्ड्स की तलाश में तो मैं सब डोमेन्स में गया हूँ कि इजीली हम लोग रैंक करना शुरू कर दें। इसका मतलब क्या हुआ, आज की तारीख में कोई बंदा सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज बाय करेगा, उसे .com में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये डोमेन इस वक्त सेल हो चुकी हुई है। जी, समझ में आ गई बात की? चलें, ये तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हमारा जो कोर्स स्टार्ट होगा वो वेबसाइट एडिटिंग से शुरू होगा। एक कुछ कन्फ्यूजन आप लोगों को था कि भाई वेबसाइट नहीं है तो हम कैसे काम करेंगे। आप ये वेबसाइट की एक टेम्पलेट देख रहे हो, देख रहे हैं ना, यही टेम्पलेट मैं आप सबको दूंगा, और ये आपको वेबसाइट ऐसी बनानी भी इसी टेम्पलेट पे सिखा दूंगा, ताकि आप सब लोग इसको अपनी वेबसाइट बना लें। अपनी वेबसाइट कैसे बनाएंगे आप? भाई ये लोगो चेंज कर दो, ठीक है ना, सोशल मीडिया के लिंक चेंज कर दो, मोबाइल नंबर चेंज कर दो, ये तस्वीर चेंज कर दो, मेन्यू चेंज कर लें, तस्वीरें चेंज करें, टेक्स्ट चेंज करें, एंड पे क्या होगा, वेबसाइट चेंज हो गई। मैं क्या, वेबसाइट सारी चेंज हो गई। अब ये वेबसाइट आपकी बन गई, आपने डिजिटल मार्केटिंग की बनानी है आप उसकी बना लो, आपने गारमेंट्स की बनानी है आप उसकी बना लो, ठीक है। इसके ऊपर हम एसईओ को अप्लाई करेंगे, फिर आपकी चॉइस है, आप उसके ऊपर अपनी एसईओ को अप्लाई करो। और फिर मैं रेकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि भाई आप लोग मिलकर जो है ना एक डोमेन परचेज कर दो।